डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करेंगे। और जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका हम निर्धारण करते समय कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है। पाई बॉन्ड बंधों को हम कंसीडर नहीं करते। यदि हम बात करें किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के निर्धारण में केवल सिग्मा बॉन्ड ही कंसीडर किए जाते हैं। और इसके साथ में यदि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं तो इनको भी हम सम्मिलित करते हैं संकरण के निर्धारण में। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल की आकृति का निर्धारण कर रहे होते हैं, एक तो होता है संकरण का निर्धारण और एक होता है उसकी आकृति का निर्धारण। तो जब हम आकृति का निर्धारण कर रहे होते हैं तब यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास, केंद्रीय परमाणु के पास में यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आकृति के निर्धारण में कभी भी काम में नहीं लिए जाते। या हम ये कह सकते हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का योगदान है वो आकृति के निर्धारण में नहीं होता। केवल जो सिग्मा बॉन्डेड हैं या बॉन्ड पेयर हैं उनके आधार पर हम आकृति का निर्धारण करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि संकरण, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लिए संकरण का निर्धारण करने की बात कर रहे होते हैं, तब हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म दोनों को कंसीडर करते हैं, सम्मिलित करते हैं। दोनों का योगदान होता है संकरण के निर्धारण में। सबसे पहले हम संकरण के निर्धारण में जो सिग्मा बॉन्ड है और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इनका योग करते हैं, और योग कितना आता है उसके आधार पर हम संकरण का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के सिग्मा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के योग की संख्या है वो 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp। यदि मान लीजिए 3 आती है तो sp2 होगा, और योग का मान यदि 4 आता है तो ये संकरण है वो sp3 होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो योग है ये यदि 5 आता है तो संकरण sp3d होगा, यदि 6 आता है तो sp3d2 होगा, यदि 7 आता है तो sp3d3 होगा। तो इस प्रकार हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के लिए जो संकरण है उसका निर्धारण सिग्मा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आकृति की। तो संकरण का जो प्रकार है उसके आधार पर पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री होती है, एक आकृति होती है। और यदि यहाँ पर उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है तो जो एक नियमित आकृति होती है, अब ये नियमित आकृति ना होकर कुछ विकृत हो जाती है। तो इसका निर्धारण भी हम करते हैं VSEPR थ्योरी के द्वारा। और फर्दर हम बात करें कि जिस प्रकार एक पर्टिकुलर जो संकरण है sp, तो इसकी जो ज्योमेट्री दी जाती है, मॉलिक्यूल की जो आकृति होती है वो रेखीय होगी। यदि संकरण sp2 है तो समतल त्रिकोणीय होती है, यदि sp3 है तो चतुष्फलकीय होगी, sp3d है तो त्रिकोण द्विपिरामिडीय होगी, sp3d2 है तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होती है, sp3d3 है तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होती है। ये आकृतियाँ तब है जब किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास में कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो जो आकृतियाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं इनसे कुछ अलग प्रकार की आकृति उस मॉलिक्यूल की पाई जाती है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की। और इसमें बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। दो एटम्स दो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डों की संख्या 2 है। बेरिलियम के पास में कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 0 होगी। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो योग आता है 2। तो 2 का मतलब है संकरण का प्रकार होगा, वो होगा sp। और अणु की जो आकृति होगी वो होगी रेखीय। अब हम बात करें बोरोन ट्राइक्लोराइड के लिए, तो यहाँ पर बोरोन और 3 क्लोरीन एटम्स के बीच में 3 सिग्मा बंध है, कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो यहाँ पर जो संकरण होगा बोरोन का वो होगा sp2, और मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी समतल त्रिकोणीय। अब हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो यहाँ पर कार्बन से 4 क्लोरीन एटम है, वो 4 सिग्मा बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं, और कार्बन पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो दोनों का योग होगा वो होगा 4, और 4 के लिए संकरण होता है sp3, और ज्योमेट्री होती है वो होती है चतुष्फलकीय। अब हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल की, जिसमें नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम है, वो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो इन दोनों का योग यहाँ पर 4 आएगा। 4 के लिए संकरण होता है sp3, लेकिन sp3 के लिए जो रेगुलर जो ज्योमेट्री होती थी चतुष्फलकीय, वो अब यहाँ पर चतुष्फलकीय नहीं होगी, पिरामिडीय होती है। और ये पिरामिडीय क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है ये आकृति के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसलिए इसकी आकृति होती है वो पिरामिडीय शेप होती है। अब हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एटम है, वो 2 सिग्मा बंधों के द्वारा जुड़े हैं, और ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या 2, लोन पेयर की संख्या 2, टोटल 4 sp3। लेकिन इसकी जो आकृति होगी वो होगी कोणीय या वी शेप होती है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लोन पेयर हम देख रहे हैं ये आकृति के निर्धारण में पार्टिसिपेट नहीं करते, भाग नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार NaCl के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो नाइट्रोजन पर यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन है वो डबल बंध के द्वारा या द्विबंध के द्वारा बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा बंध है एक और एक पाई बंध है, और एक जो क्लोरीन एटम है वो सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 है, लोन पेयर 1 है। तो इस प्रकार इनका योग 3 होगा, और जो संकरण होगा वो होगा sp2। इसकी जो शेप होगी वो होगी कोणीय। अब हम बात करें HCN मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्डेड है, जिसमें एक सिग्मा है 2 पाई है, और एक हाइड्रोजन है वो सिग्मा बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, और कार्बन पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर दोनों का योग 2 आएगा, और 2 के लिए संकरण होता है वो होता है sp। तो sp की जो ज्योमेट्री होती है या जो आकृति होती है वो होती है रेखीय। अब हम बात करें ClF3 मॉलिक्यूल की, तो ClF3 मॉलिक्यूल में हम देखें तो फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एटम क्लोरीन से सिग्मा बॉन्डेड है, 3 सिग्मा बंध इनके बीच में है, और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन एटम के पास में वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो योग होगा वो होगा 5, और 5 के रेस्पेक्ट में यदि संकरण की बात करें तो ये होता है sp3d। लेकिन sp3d की जो ज्योमेट्री होती है एक रेगुलर, यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो सेंट्रल एटम के पास में तो वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या त्रिकोण द्विपिरामिडीय। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इसकी जो आकृति होती है वो होती है टी शेप। अब हम बात करें जिनोन फ्लोराइड की, डाईफ्लोराइड की, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है,
और यहाँ पर जिनोन एटम के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर टोटल योग की बात करें तो ये होगा 5 और 5 के रेस्पेक्ट में संकरण होगा sp3d। लेकिन यहाँ पर जब हम ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं तो इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर या रेखीय। अब हम बात करते हैं SF4 मॉलिक्यूल की, सल्फर टेट्राफ्लोराइड की। और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका योग 5 होगा और संकरण होगा sp3d। जब इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री इसकी होती है विकृत चतुष्फलकीय। इसी तरह फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करें तो इसकी पहले हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 है, लोन पेयर 0 है। तो इसके लिए लोन पेयर 0 है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी। 5 के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी त्रिकोण द्विपिरामिडीय। अब हम बात करते हैं जिनोन टेट्राफ्लोराइड की और इसमें हम देखें कि ये जो दिखाया गया है एक्चुअली ये यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिंगल बॉन्डेड है फ्लोरीन एटम और 2 इस पर जिनोन पर लोन पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर 2, सिग्मा बॉन्ड 4, योग 6 और संकरण होगा sp3d2। और इसकी जो शेप होगी वो होगी समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर। IF5 की बात करें तो यहाँ पर आयोडीन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 5 सिग्मा बॉन्डेड फ्लोरीन एटम है। तो 5 + 1 6 और 6 के लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और चूंकि इसकी जो ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल या वर्ग पिरामिडीय। SF6 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर सल्फर 6 सिग्मा बॉन्डेड फ्लोरीन एटम इससे जुड़े हुए हैं, 6 सिग्मा बंधों से फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं और इस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर टोटल जो योग आएगा वो 6 आएगा। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी जो शेप होगी, आकृति होगी, वो होगी रेगुलर, नियमित होगी। और sp3d2 के रेस्पेक्ट में जो नियमित आकृति होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। अब हम बात करते हैं IF7 मॉलिक्यूल की। तो IF7 मॉलिक्यूल में आयोडीन है वो 7 फ्लोरीन एटम के साथ सिग्मा बॉन्डेड है और यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनका योग होगा 7 और 7 के लिए संकरण होता है sp3d3। और चूंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो sp3d3 के रेस्पेक्ट में जो ज्योमेट्री होती है, आकृति होती है, नियमित आकृति, वो यहाँ पर नियमित आकृति इसकी पाई जाती है। और इसके लिए नियमित आकृति होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।